डियर स्टूडेंट्स, आज के इस भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे त्रुटियों का वर्गीकरण। इससे पहले वाले 2 वीडियो आपने देख लिए होंगे। तो आइए हम आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो त्रुटियों का वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वे त्रुटियां जिनका प्रभाव किसी प्रयोग के परिणाम पर पड़ता है, यानी कि वे त्रुटियां जिनका परिणाम प्रयोग के जिसका प्रभाव किसी प्रयोग के परिणाम पर पड़ता है को हम साधारणतः परिमित या फिर अपरिमित त्रुटियां में विभक्त कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं परिमित या नियत या स्थिर त्रुटियां। तो वे त्रुटियां जिन्हें ना तो टाला जा सकता है या फिर ना ही इनके परिणाम को ज्ञात किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्रुटियां इस प्रकार हैं, यानी कि ये वह त्रुटियां होती हैं जिन्हें ना तो टाला जा सकता है, यानी कि ये त्रुटियां होती ही हैं। कोई किसी विधि को अपनाने पर कुछ ना कुछ त्रुटियां हो ही जाती हैं, इसलिए इन विधियों को ना तो टाला जा सकता है और इनके परिणाम को ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि इनके परिणाम को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इनमें से सर्वाधिक निम्न प्रकार से नंबर फर्स्ट है क्रियात्मक या व्यक्तिगत त्रुटियां। तो ये उन कारणों से के फलस्वरूप होता है जिनके लिए प्रयोगकर्ता स्वयं जिम्मेदार होता है, यानी कि जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति होता है वह इन त्रुटियों का जिम्मेदार वह स्वयं होता है और इसका संबंध प्रायोगिक विधि से नहीं होता। इसका मतलब है कि जो प्रयोगकर्ता गलती कर रहा है उसका भला प्रायोगिक विधि जो कि उसकी यथावत प्रायोगिक विधि है उससे इसका कोई संबंध नहीं होता। इस कारण है इनका संबंध प्रायोगिक विधि से नहीं होता है। उदाहरण के लिए विश्लेषण के दौरान विभिन्न पदों में पदार्थों की यांत्रिकी कमी। अब किसी प्रयोग करना है हमें, तो प्रयोगकर्ता ने गलत कम उचित मात्रा में पदार्थों को नहीं लिया है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं विश्लेषण के दौरान विभिन्न पदों में पदार्थों का सही तरीके से उचित ना लिया जाना, अवक्षेप का कम या अधिक धोया जाना। अब जो अवक्षेप निकलता है जिसे धोना पड़ता है उसे प्रयोगकर्ता ने कम धो दिया, जितना धोना था उससे कम धो दिया और जितना धोना था या फिर उससे अधिक धो दिया। तो इस प्रकार से भी यह त्रुटियां हो संभव हैं। अवक्षेप का प्रज्वलन उचित ताप पर ना किया जाना। जो अवक्षेप है वहाँ उस अभिक्रिया में निकलता है जो यानी कि उसे मापना होता है ना, वो उचित ताप पर होने पर उसे नहीं माप पाता, अपितु ताप या तो उससे कम हो, शायद अधिक हो, ऐसे उसे नाप लेते हैं। तो ये त्रुटियां भी संभव उस प्रकार से हो जाती हैं। और तौलने के पहले क्रूसिबल को पर्याप्त रूप से ठंडा ना किया जाना। अब आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि क्रूसिबल एक कप टाइप का होता है, एक केटली टाइप की जिसके ऊपर से ढक्कन होता है। ये ऐसे मेटल का बना होता है जिसे कितने ही ताप पर गर्म करें परंतु ये पिघलेगा नहीं और इसके अंदर उपस्थित जो पदार्थ होता है वह पिघल जाता है। जो पदार्थ होता है, जो मेटल होता है, वह इस क्रूसिबल के अंदर पिघल जाता है। तो इसे ही हम क्रूसिबल कहते हैं। फिर तौलने के पहले या तौलते समय आर्द्रता ग्राहियों के द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने दिया जाना। जो वायुमंडल में नमी होती है वह पदार्थ अवशोषित कर लेता है, उस पदार्थ को वायुमंडल से संपर्कित करते हुए रख दिया जाना। परंतु उस पदार्थ को वायुमंडल से संपर्क ना करने दिया जाए, फिर भी उसे वायुमंडल के संपर्क में रहने दिया जाए जिससे कि वह नमी अवशोषित कर ले और उसमें त्रुटि आ जाए। तो इस प्रकार से भी यह त्रुटि संभव होती है। तथा ऐसे प्रतिकारकों का उपयोग में लाया जाना जिनमें कि नुकसानप्रद अशुद्धियां विद्यमान होती हैं, जैसे कि जो पिपेट होता है उसे अच्छी तरह से नहीं धोया, उसमें जैसे कि
रखा है वो उसमें गंदगी धूल हो गई हो, तो ऐसे जो प्रयोग में जो माप चरण लाए जाते हैं उनके लिए जो आवश्यक उपकरण होते हैं उनका पर्याप्त रूप से साफ सफाई न किया जाना, इसके कारण भी यह त्रुटि संभव है। तो प्रयोगकर्ता की व्यक्तिगत किसी शारीरिक कमजोरी के कारण कोई अवलोकन का ठीक से पालन जाने के फलस्वरूप व्यक्तिगत त्रुटि आती है। पालन ना किए जाने के फलस्वरूप व्यक्तिगत त्रुटि आती है। इस तरह से कुछ लोग दृष्टि योग्य अनुमापन में होने वाले रंगों के परिवर्तन को तीक्ष्णतापूर्वक नहीं पहचान पाते हैं। यानी कि जो प्रयोग में परिवर्तन होते हैं वह इतने न्यून होते हैं कि उन्हें प्रयोगकर्ता पहचान नहीं पाता है, जिसके फलस्वरूप अंत बिंदु के सही मान से कुछ अधिक मान आ सकता है। व्यक्तिगत त्रुटियों में वे मनोवैज्ञानिक त्रुटियां भी आती हैं जो कि कभी-कभी प्रयोगकर्ता में कोई खास पाठ्यांक के प्रति अभिनति के फलस्वरूप होती है। अतः प्रयोगकर्ता को यह हिदायत दी जाती है कि वे नियम से जहाँ तक संभव हो सके वस्तुनिष्ठ हो और प्रायोगिक आकलन में किसी भी तरह के पूर्वानुमान या अभिनति द्वारा कार्य ना करें। यानी कि जो प्रयोगकर्ता है उन्हें ये हिदायत दी जाती है, यह जानकारी सूचना दी जाती है कि जो प्रयोग का वास्तविक मान है उसे ही लेकर ना चलें, अपितु उसका निरीक्षण करें, उसका प्रयोग करें और जो मान निकल के आया है उस पर ही आंकड़े तैयार करें। इस प्रकार से प्रायोगिक विधि इसी प्रकार से सीखी जाती है। तो हमने पढ़ा क्रियात्मक या व्यक्तिगत त्रुटियां। अब सेकंड नंबर है उपकरण एवं अभिकारकों संबंधी त्रुटियां। तो ये त्रुटियां तुला की गलत संरचना, यानी कि जो तुला होती है जिससे कि तौला जाता है, प्रायोगिक तुला, यहाँ पे वो वाली तुला काम में नहीं आती। यहाँ पर प्रायोगिक रूप से अपनी अलग एक तुला होती है जो कि 10 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम तक को भी माप सकता है। तो ये त्रुटियां तुला की गलत संरचना, यानी कि उसमें कुछ कमी होने के कारण बिना अंश शोधित या उचित ढंग से अंशांकित नहीं किए गए माटों या अंशांकित कांचों के उपकरण का अन्य उपकरण के उपयोग, यानी कि अंशांकित बीकर में रहता है कि यह 500 ml है, यह इतने ml है, यह उसमें नहीं लगा हो और यदि हमने उसी बीकर का प्रयोग किया गया हो, इसी प्रकार से पिपेट हो, ब्यूरेट हो, इस प्रकार से हमने गलत तरीके से उनमें कुछ कमी हो और उसका हमने प्रयोग कर दिया, तो उसके कारण ही भी ये त्रुटियां संभव हैं। प्रतिकारकों की कांच या पोर्सिलीन के पात्रों पर अभिक्रिया, जिसके फलस्वरूप बाहरी पदार्थों का समावेश हो जाना। जैसे प्रतिकारक यानी कि अभिकारक, जो भी क्रिया करने के लिए हमने जो पदार्थ लिया है उसको कांच या पोर्सिलीन के पात्रों पर अभिक्रिया कराया जाना, जिसके फलस्वरूप बाहरी जो पदार्थों उसमें लगे होते हैं उनका भी अभिक्रिया में समावेश हो जाता है। इस प्रकार से भी यह त्रुटि होती है। अशुद्धियाँ युक्त प्रतिकारकों के उपयोग। अब प्रतिकारकों में ही अशुद्धियाँ मिली हैं और उसका हमने उपयोग कर दिया, जैसे कि H2O शुद्ध वाटर होता है, यदि हम उसे ले रहे हैं किसी प्रयोग में उसकी आवश्यकता है तो हम उसी साफ H2O को लेंगे। यदि H2O वाटर में गंदगी उपस्थित होगी तो वह प्रयोग के लिए उचित नहीं रहेगा, इसके पर इत्यादि के फलस्वरूप उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से सेकंड वाली त्रुटि भी हमने पढ़ी। अब नंबर 3 है विधि संबंधी त्रुटियां, एरर्स ऑफ मेथड। तो ये त्रुटियां गलत तरीके से नमूने का लिया जाना, अभिक्रिया का पूर्ण नहीं होना इत्यादि द्वारा होता है। यानी कि ये त्रुटियां हो जाती हैं, नमूने का सही तरीके से नहीं लिया जाना। अब प्रत्येक नमूने की लेने की अलग अलग विधि होती है।
तो उस विधि का सही तरीके से पालन न किया जाना, अभिक्रिया का पूर्ण नहीं हो पाना, अभिक्रिया पूर्ण नहीं हुई है और इन्होंने रोक दी है इत्यादि द्वारा होती हैं विधि संबंधी त्रुटियां। मात्रात्मक विश्लेषण में ये त्रुटियां निम्न कारणों से हो सकती हैं। अवक्षेपों की पर्याप्त विलेयता, जो अवक्षेप होता है उसमें पर्याप्त विलेयता, उसमें पूरी विलेयता हो जाती है। यह सह अवक्षेपण तो सह अवक्षेपण एक सरल, किफायती और औद्योगिक रूप से व्यावहारिक तकनीक है जिसका प्रयोग तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण ऑक्साइड के संश्लेषण के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, सह अवक्षेपण पार्श्व अवक्षेपण तौले जाने वाले पदार्थ का प्रज्वलन के समय अपघटन या वाष्पीकरण, नियत पदार्थ की अपेक्षा किसी अन्य पदार्थ का अवक्षेप इत्यादि। आयतनात्मक विश्लेषण में त्रुटियां अभिक्रियाओं का पूर्ण नहीं हो पाना, अन्य अभिक्रियाओं का होना, स्टोइकियोमेट्रिक अन्य बिंदु के मानों में अंतर इत्यादि के फलस्वरूप होती हैं। यानी कि विधि संबंधी त्रुटियां यहाँ पर हर प्रकार की विधियां दी हैं, उन विधियों में कुछ कमी के कारण जो त्रुटि होती है उसे विधि संबंधी त्रुटियां कहते हैं। अब है अगला योज्य एवं अनुपातिक त्रुटियां, यानी कि एडिटिव एंड प्रोपोर्शनल एरर्स। योज्य त्रुटि का निरपेक्ष मान विश्लेषण करते समय किसी खास घटक की मात्रा पर निर्भर करता है। जो योज्य त्रुटि होती है उसका निरपेक्ष मान जो विधि होती है उसके किसी खास घटक या घटक पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि उसका किसी खास उस पर घटक पर निर्भर नहीं करता है। त्रुटियां, योज्य त्रुटियां के उदाहरण, जिस क्रूसिबल में अवक्षेप का प्रज्वलन किया जाता है उसके भार में कमी, यानी कि क्रूसिबल में अवक्षेप का प्रज्वलन किया जाता है, क्रूसिबल के भार में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से भी योज्य त्रुटियां संभव है। और बांटों और भारों में त्रुटियां, इस तरह की त्रुटियों की उपस्थिति को हम विभिन्न भार वाले नमूने लेकर प्रदर्शित कर सकते हैं। हम अलग अलग भार के नमूने ले सकते हैं और इस प्रकार से उनमें अंतर जो भी निकलता है उससे हम योज्य या अनुपातिक त्रुटियां कह सकते हैं। अनुपातिक त्रुटियों का निरपेक्ष मान घटक की मात्रा पर निर्भर करता है। अनुपातिक त्रुटियां निरपेक्ष मान जो होता है घटक की मात्रा पर निर्भर करता है। इस तरह से अनुपातिक त्रुटि किसी प्रामाणिक पदार्थ में उपस्थित अशुद्धि के कारण हो सकती है। अनुपातिक त्रुटि किसी परिणामिक पदार्थ में उपस्थित अशुद्धि के कारण हो सकती है, क्योंकि फलस्वरूप प्रामाणिक विचलन की नॉर्मलता का मान गलत आ सकता है। इसका एक उदाहरण है एल्यूमीनियम के ऑक्साइड का प्रज्वलन 1200 डिग्री सेल्सियस पर करने से यह अनार्द्र एवं करीब करीब अनार्द्रताग्राही हो जाता है। इससे कम ताप पर विभिन्न भारों के प्रज्वलन से अनुपातिक त्रुटियों का प्रदर्शन होता है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। इन त्रुटियों में कुछ खास नहीं है जो कि एग्ज़ाम के तौर पर आ सकता है, फिर भी आप इन्हें एक बार पढ़ अवश्य लीजिए। तो इस प्रकार से हमने त्रुटियों को नंबर ए टॉपिक ख़त्म किया। अब हम नंबर बी पर चलेंगे। तो परिमित और अपरिमित त्रुटि पढ़ने के बाद हम नंबर बी पढ़ेंगे अपरिमित या आकस्मिक त्रुटि, इंटरमिनेट और एक्सीडेंटल एरर्स। ये त्रुटियां किसी प्रयोगकर्ता द्वारा जहां तक संभव हो सके एक ऐसी परिस्थिति में अधिकाधिक सावधानी पूर्वक लिए उत्तरोत्तर मापों में आने वाले किंचित परिवर्तन के द्वारा स्वयं ही प्रदर्शित हो जाती है। ये ऐसे कारणों से होती है जिन पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। अब वहाँ पर प्रयोगकर्ता स्वयं गलती कर रहा था, उन सारी त्रुटियों में प्रयोगकर्ता कोई ना कोई गलती कर रहा था।
तो यहाँ पर प्रयोगकर्ता की कोई यहाँ पर गलती नहीं होती है, अपितु त्रुटि यहाँ पर उसके गलती किए बिना ही संभव हो जाती है, निरंतर नहीं होता, जो कि सामान्यतः इतनी अस्पृश्य होती है, यानी कि इतनी छोटी होती है कि इन्हें विश्लेषण द्वारा ज्ञात भी नहीं किया जा सकता। यह त्रुटि इतनी कम हो जाती है कि इसे हम विश्लेषण द्वारा ज्ञात भी नहीं कर सकते, यानी कि इसका पता भी नहीं लगा सकते। संयोगिक या अनियमित त्रुटियां परिणाम एवं चिन्ह में अपरिमित होती हैं तथा इसका प्रादुर्भाव किसी नियम का पालन नहीं करता है। संयोगिक और अनियमित जो त्रुटियां होती हैं उनका परिणाम एवं चिन्ह में अपरिमित होती हैं। त्रुटियां परिणाम और चिन्ह में अपरिमित होती हैं तथा इसका प्रादुर्भाव किसी नियम का पालन नहीं करता। संयोगिक त्रुटियां बाहरी कारकों के प्रभाव से जिन पर कि विश्लेषणकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता तथा असावधानीपूर्वक कार्य करने के फलस्वरूप दोनों ही कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों के विपरीत संयोगिक त्रुटियों के सुधार के द्वारा ना तो रोका जा सकता है और ना ही इनका निराकरण किया जा सकता है, यानी कि इन त्रुटियों को ना तो हम रोक सकते हैं, चाहे किसी भी अच्छे से अच्छे हम विधि का पालन करें, इन्हें हम रोक नहीं सकते, ना ही इनका निरीक्षण किया जा सकता है। फिर भी इन्हें सावधानी पूर्वक कार्य कर तथा अवकलनों को कई बार दोहराकर यानी कि हर बार बहुत अच्छे से इसका निरीक्षण करके हम प्रयोग को सही प्रकार से त्रुटि रहित ज्ञात कर सकते हैं। बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे त्रुटियों को कम कैसे करते हैं। तो परिमित त्रुटियों को हम कभी कभी निम्न विधियों का उपयोग करके काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो उपकरणों के अंश शोधन तथा संशोधन से कैलिब्रेशन एंड करेक्शंस ऑफ apparatus। तो सभी उपकरण बाट, फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट इत्यादि का अंशांकन कर लेना चाहिए तथा मूल मापों को संशोधित कर लेना चाहिए। मूल मापों को संशोधित करने के यह माप उचित है या नहीं। कुछ अवस्थाओं में जहां पर किसी त्रुटि का निराकरण नहीं किया जा सकता है, ऐसी अवस्था में इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभाव के लिए संशोधन करना संभव हो सकता है। अतः किसी तौले गए अवक्षेप में उपस्थित अशुद्धि का आकलन कर इसके भार को घटाया जा सकता है। किसी अवक्षेप यानी कि हमारा जो अवक्षेप है और किसी अन्य अवक्षेप लिया जिसमें अशुद्धि विद्यमान है, तो उसमें से इसके भार को घटा देंगे और जो मान निकलेगा उससे हम इस पदार्थ में, जो कि पहले वाला पदार्थ है जिसमें अशुद्धि नहीं है, उसमें अशुद्धि की गणना कर सकते हैं। ब्लैक आकलन करके रनिंग ब्लैंक डिटरमिनेशन, इसके लिए एक अलग से आकलन किया जाता है जिसमें सैंपल को जो छोड़ दिया जाता है तथा प्रयोग को ठीक उन्हीं परिस्थितियों में किया जाता है जिनमें कि सैंपल का विश्लेषण किया जाता है। ऐसा करने का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि प्रति कारकों के द्वारा लाई गई अशुद्धियों का परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक ब्लैक संशोधन करना भी अनुचित होता है, क्योंकि इससे वास्तविक मान काफ़ी हद तक संदेहपूर्ण हो जाता है तथा विश्लेषण की परिशुद्धता भी कम हो जाती है। नियंत्रण आकलन करके इसके लिए किसी प्रामाणिक पदार्थ जिसमें कि उपस्थित घटक की मात्रा अज्ञात सैंपल से
उपस्थित उसी घटक की मात्रा के करीब करीब बराबर है कि नमूने का विश्लेषण को जहाँ तक संभव हो सके एक सी प्रायोगिक परिस्थितियों में किया जाता है तथा उपरोक्त घटक की मात्रा का अज्ञात सैंपल से निम्न संबंध किया जा सकता है। प्रामाणिक सैंपल के लिए प्राप्त परिणाम बटे अज्ञात सैंपल के लिए प्राप्त परिणाम बराबर उस घटक का प्रामाणिक सैंपल में भार घटक का अज्ञात सैंपल में भार। नंबर चौथा है अलग अलग विश्लेषण की विधि का उपयोग करके, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। नंबर 5 है समांतर आकलन करके। समांतर आकलन करके तो इसे आप इस प्रकार से समांतर आकलन डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 6 पर है मानक योग, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार से 7, 8, 9 तो इसे आप पढ़ सकते हैं। यह पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ समझाने वाला इतना काम नहीं है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि यह ज़्यादा आवश्यक है, तो ये पूरा थ्योरेटिकल है। मिलते हैं इसी प्रकार से आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।